नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान के संविधान में न्याय व्यवस्था। तो जापान की न्याय प्रणाली की अगर विशेषताओं को देखें तो हम देखते हैं कि जापान में न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व है। न्यायपालिका शासन की एक स्वतंत्र शाखा होने के स्थान पर कार्यपालिका का अंग मात्र थी पुराने संविधान में, लेकिन नए संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को निष्पक्ष रखते हुए कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करके एक स्वतंत्र शाखा के रूप में रखा गया है। दुनिया भर की न्याय व्यवस्था के समान ही जापान की न्याय व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी न्यायिक व्यवस्था है उसका निष्पक्ष रहना ज़रूरी है। और ये आवश्यक है कि न्यायिक व्यवस्था के तहत न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, बल्कि जो है संविधान का भी अनुरक्षण हो सके। तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी जो कानून द्वारा स्थापित किए गए हों। संविधान के इसी अनुच्छेद के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी असाधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कार्यपालिका के किसी अवयव अथवा एजेंसी को अंतिम न्यायिक शक्ति दी जाएगी। तो न्यायपालिका को एक निष्पक्ष स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। वर्तमान संविधान यानी जापान का नवीन संविधान जो कि 1947 में लागू हुआ, उसके तहत न केवल शासन की एक पृथक शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बल्कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी देकर ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्षता और निर्भयता के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। जो पुरानी न्याय व्यवस्था थी उसमें न्याय मंत्रालय जो थे वो न्यायालयों की कार्यप्रणाली के नियमों का निर्माण करके और न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करके न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते थे। लेकिन अब जो न्याय मंत्रालय है उन शक्तियों को उससे वंचित कर दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट करती है, जापान की कैबिनेट करती है। तो नियुक्ति तो समझ में आ गया। अगर ये सवाल आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो उत्तर होना चाहिए कि नियुक्ति तो कैबिनेट करती है, लेकिन उस पर जनता की राय भी ली जाती है। जनता का क्या मत है वो भी लिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालयों का सवाल है, तो जापान में अधीनस्थ न्यायालय कौन होते हैं? जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश कैबिनेट के द्वारा उन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त किए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तैयार करता है। इसका मतलब अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक सूची तैयार करेगा और उस सूची को कैबिनेट के पास भेजेगा। और कैबिनेट क्या करेगी? कैबिनेट उन व्यक्तियों की सूची में से जो भी योग्य हों उनको अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगी। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश कैबिनेट द्वारा उन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर ऐसी सूची तैयार करती है। अच्छा, जापान का संविधान भी इसके बारे में कुछ कहता है। तो हम जानते हैं कि जापान का संविधान इसके बारे में क्या कहता है। जापान के संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने अंतःकरण के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे, अर्थात न्यायाधीश बिना किसी दबाव के काम करेंगे। वे केवल संविधान तथा कानूनों के ही अधीन होंगे। अनुच्छेद 77 के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियम निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायाधीश को पद की सुरक्षा भी प्रदान की गई है और अनुच्छेद 78 के अनुसार सार्वजनिक महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। तो संविधान का अनुच्छेद 78 जो है वो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर न्यायाधीशों को अपने पद से हटाना हो तो उसके लिए केवल और केवल सार्वजनिक महाभियोग ही एक रास्ता है। अच्छा, इसके साथ ही जापान में न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और उनके कार्यकाल में उनके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। इस प्रकार संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका न्यायाधीशों के आचरण को प्रभावित नहीं कर सकती। तो देखा आपने, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, वेतन हो, भत्ते हो, उन्हें पद से हटाना हो, ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे की गई हैं जिससे कि न्यायाधीश बिना किसी प्रभाव के, दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक अपना कामकाज कर सकें। एक और बात है, वो है विधि के शासन की स्थापना।
तो जो नया संविधान है, जिसे शोवा संविधान भी कहा जाता है जापान में, उसके तहत एंग्लो सैक्सन न्याय प्रणाली की मूलभूत धारणा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये विधि का शासन की न्यायपालिका में क्या आवश्यकता है। विधि का शासन का मतलब है कि कानून के समक्ष सब समान है, छोटा बड़ा है ना, हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। जापान में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। इस संबंध में व्यक्तियों के पद के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि जापान में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। जहाँ तक न्याय व्यवस्था का सवाल है, तो न्याय व्यवस्था में एकरूपता है, यूनिफॉर्मिटी है। नवीन संविधान के अंतर्गत देश की संपूर्ण न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय तथा कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय और 570 प्रारंभिक न्यायालय हैं, जो ऊपर से नीचे तक एक ही श्रृंखला से आबद्ध हैं। पुराने प्रकार के स्थानीय न्यायालयों व पुलिस न्यायालयों की तरह अब कोई न्यायालय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, एक बात और कि जापान में प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव है। मेइजी संविधान के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों की पद्धति पर जापान में भी प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिनके द्वारा लाइसेंस, सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमियों के बीच सीमा संबंधों का विवाद, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच आदि ये प्रशासनिक न्यायालय करते थे। तो प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना इस मान्यता के आधार पर की गई थी कि साधारण न्यायालयों को प्रशासनिक क्रियाकलापों की जांच करने का अधिकार देने पर कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन हो जाएगी। लेकिन अब प्रशासकीय न्यायालयों, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का अंत कर दिया जाता है और सभी प्रकार के विवादों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। जहाँ तक न्यायिक पुनरावलोकन का सवाल है, तो मेइजी संविधान के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों की पद्धति पर प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिनके द्वारा कर, लाइसेंस, सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमियों के बीच विवाद होता था तो उसका निदान किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुकरण करते हुए जापान के नए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ दी गई हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है। किस में की गई है? अनुच्छेद 81 में। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच की शक्ति प्राप्त है कि कोई बनाया गया कानून वैधानिक है या नहीं है। यदि संसद, जापान की संसद यानी डाइट, किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कैबिनेट कोई ऐसी आज्ञा जारी करे जो कि संविधान के प्रतिकूल हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जनता द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। ये जापान की न्याय व्यवस्था की एक अनोखी ही विशेषता है, और जो कुछ अनोखी विशेषता होती है वो परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। क्योंकि जापान की न्याय व्यवस्था की विचित्रता ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाएगी, परंतु उसके बाद प्रतिनिधि सदन के प्रथम आम निर्वाचन के अवसर पर तथा प्रति 10 वर्ष पर उसके बारे में जनता की राय ली जाती है। यदि जनता बहुमत से किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अस्वीकार कर दे तो उसे अपदस्थ किया जा सकेगा। एक विद्वान हुए यानागा, वो ये कहते हैं कि यह व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि सर्वोच्च न्यायालय को जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परंतु जैसा कि एक अन्य विद्वान है मैकेनेली, वो ये बोलते हैं कि इससे न्यायाधीश दलीय राजनीति के शिकार हो सकते हैं। व्यवहार में अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जनता ने पदच्युत नहीं किया है। तो जापान की न्यायिक व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश मनमानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। न्यायाधीशों के लिए गारंटी है और जनता के लिए भी स्वतंत्रता की गारंटी है। खुली न्यायिक कार्यवाही है। निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से खुली न्यायिक कार्यवाही को उपयुक्त माना जाता है। जापान के संविधान के अंतर्गत भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। जापान के संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक होगी और निर्णय खुलेआम दिए जाएंगे।
जब न्यायालय सर्वसम्मति से निर्णय कर ले तो सर्वप्रचार पब्लिसिटी सार्वजनिक शांति अथवा नैतिकता के लिए खतरनाक होगी तो सुनवाई गुप्त रूप से की जा सकती है। लेकिन राजनीतिक अपराधों, प्रेस संबंधी अपराधों तथा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर सदा सार्वजनिक रूप से विचार होता है। एक और अन्य बात है, जापान में घरेलू मामलों तथा बच्चों के लिए विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैटर्स एंड चिल्ड्रंस वो उसकी स्थापना की गई है। तो जापान की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक मामलों और बच्चों के विवादों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की गई है और उन्हें पारिवारिक न्यायालय का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान में न्यायिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का जनता द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है। न्यायिक व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी है। निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से खुली न्यायिक कार्रवाई को अपनाया जाता है। घरेलू मामलों और बच्चों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है और साथ ही संविधान में ही न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा जापान की न्यायिक व्यवस्था का। हम अब तक जापान की संसद, कार्यपालिका, स्पीकर, है ना, अन्य चीज़ें पढ़ चुके हैं। जापान के संविधान में नागरिक अधिकारों की क्या व्यवस्थाएं हैं उसे पढ़ चुके हैं। जापान के सम्राट का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्थिति को पढ़ चुके हैं। जापान के सम्राट और ब्रिटेन के सम्राट की तुलना पढ़ चुके हैं। तो ये नया टॉपिक जो है वो है जापान की न्यायिक व्यवस्था और आज हमने जापान की न्यायिक प्रक्रिया की विशेषताओं को देखा है और अगले लेक्चर में हम जापान के न्यायपालिका के संगठन को देखेंगे। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के संगठन को देखेंगे, उच्च न्यायालयों के संगठन को देखेंगे, न्यायिक व्यवस्था की अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था से तुलना देखेंगे। जापान का सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना भी हम देखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसकी तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और आने वाले समय में हम जो है इस पे और चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत हो तो उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप पढ़ाई की जो तारतम्य है वो मत तोड़िएगा। अभी क्या है कि आने वाले समय में हम कुछ टेस्ट सीरीज़ पे भी बात करेंगे। मैं कुछ आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। एक बार हमारा ये जापान का संविधान पूरा हो जाए तो जिस तरह से हमने स्विट्ज़रलैंड का संविधान पूरा किया वैसे ही स्विट्ज़रलैंड के संविधान पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जापान के संविधान को भी हम साथ साथ उस पर चर्चा करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि इस पेपर में आपके बहुत अच्छे अंक आएँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किताबों से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और साथ में जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाएं और अपनी लिखने की प्रैक्टिस भी जारी रखें। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।